हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को गुड इवनिंग। तो सभी होम साइंस लवर्स का एक बार होम साइंस विद चार्ली में फिर से आपका स्वागत है। और आपको पता ही है कि बिल्कुल हम लोग होम साइंस पढ़ते हैं और होम साइंस को पढ़ते नहीं बल्कि होम साइंस को हम लोग जी रहे हैं एक तरीके से। इसलिए मैंने जो आप लोगों को होम साइंस लवर का नाम दिया। तो फिलहाल चलिए, आपको पता ही है आजकल हम लोग बहुत तेज़ी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तेज़ी के साथ क्या मतलब, कर ही रहे हैं, डेली कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तो अभी आपको पता ही है कि 38 हम कर चुके हैं, बिल्कुल 38, और धीरे-धीरे हमें लग रहा है हम हाफ सेंचुरी तक पहुँचेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर नहीं बहुत ही बेहतर होती मतलब हो जाएगी और होती ही जा रही है अभी, है ना? आप और भी जगह से पढ़ ही रहे हैं, अपनी किताबों से बिल्कुल पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और आपको पता है सफलता का या क्या कहते हैं, कोई मतलब शॉर्टकट नहीं होता है ना? सफलता आपका मेहनत माँगती है, आपका समय माँगती है, आपका जो एक डेडिकेशन माँगती है, और वो आप अगर देंगे तो सफलता आपके हाथ में होगी, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के मतलब पकड़ से या इंसान के बस से बाहर की चीज़ होती है। कुछ-कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब अलग बातें हैं, ठीक है? हमें कोशिश अपनी भरपूर करनी है, बाकी तो आपको छोड़ देना है, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। और आपको पता है जीडीसी का पेपर है, ये भी है 2012 का। इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं, है ना? इस वजह से ये वाला मैं पूरा आपको कराऊंगी। और इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल देखिए, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन रहता है उनको आप लोग नोट डाउन भी कीजिए। उनको अपने नोट्स में जो है वन लाइनर कर करके आप लिखते जाइए, जिससे क्या है एग्जाम टाइम पे आप फटाफट रिवीजन कर सकें। क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखना कोई भी जो है एकदम समझदारी का परिचायक नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बनाते जाना है ना, वन लाइनर बनाते जाना, ताकि आप टाइम पे आकर के तुरंत उसको क्या करो, रिवाइज करो और निकलो एग्जाम के लिए, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग बात यहीं बंद करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और है, डेली का हमारा एक आप देखते हैं, कुछ लाइन्स हम लोग पढ़ते हैं और उससे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी हूँ और आप लोगों को भी करूँ, ठीक है? तो देखिए, सूरज की किरणें दीवार पर गिरती हैं और दीवार चमकने लगती। कितनी मतलब बढ़िया बात लिखी गई है कि सूरज की किरणें दीवार पर गिरती हैं और दीवार चमकने लगती है, पर असलियत में दीवार की चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसमें तो एक नेगेटिव बात लिखी है, खूबी नहीं है। होती है, हर चीज़ की अपनी खूबी होती है। भाई सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य एक प्रकार की खूबी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि आप ये देखिए, आपको क्या बनना है? आपको सूरज की किरणें बनना है। क्या बनना है? सूरज की किरणें बनना है, जिससे आप क्या कर सको? आप जहाँ भी जाओ या जो भी आपके आस-पास रहे, उसको आप क्या करो? उसको आप चमका दो। समझ गए आप? आपको सूरज की किरणों जैसा बनना है कि जहाँ भी आप जाएँ, अपनी किरण को छोड़ें और वहाँ पे एक पॉज़िटिविटी, वहाँ पर एक मतलब पॉज़िटिविटी, और आप ये कह सकते हो कि एक मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई रिज़ल्ट दो आप, या कोई किसी की समस्या का समाधान बनिए, है ना? कुछ न कुछ मतलब लोगों को सिखाने वाला बनिए आप। किसी की समस्या का समाधान करिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को अच्छा बताइए, किसी की नेगेटिविटी को दूर कीजिए, है ना? इस तरीके से आप अपने अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी भरते रहिए। ये सब देखिए लाइफ़ की बातें हैं। एग्ज़ाम देना और सिलेक्शन लेना, ये सब बहुत अलग की चीज़ें हैं, लेकिन ये सब जो बातें हम यहाँ पे डेली कर लेते हैं, कि ऐसे 2-4 बातें, है ना? ये मददगार बनना, लोगों की सहायता करना, है ना? किसी का साथ देना, कोई परेशान है उससे थोड़ा बातचीत कर लेना, उसकी परेशानी को थोड़ा शेयर कर लेना। अगर कोई परेशानी आपसे अपनी बताता है तो आप चुपचाप सुन लीजिए। आप हो सकता है आप उसका कोई सॉल्यूशन ना दे पाएँ, लेकिन सिर्फ़ सुन लेने भर से सामने वाले का जो दिमाग है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हो सकता है आपको सुन लेने की वज़ह से वो बहुत हल्का फ़ील करे और बहुत ही उसके अंदर एक बोझ-सा कम हो जाए। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, तो कभी-कभी होता है कि सोच-सोच के इंसान, उसका दिल-दिमाग बड़ा भारी-सा होने लग जाता है ना? तो फिलहाल चलिए, आपको ध्यान में रखना है कि सूरज की रोशनी बनना है आपको, जिससे आप क्या करो, आप दूसरी चीज़ों को चमका सको। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन है और टाइम लगेगा उसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है आपका, आपको पता ही है। तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में क्या है कि जो सूचना को ग्रहण करता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। तो आपका संकेतन है, विसंकेतन है, सूचना देने वाला है या संदेश है, सॉरी सूचना लेने वाला। तो सूचना जो लेता है उसी, इनका इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को लेने वाला, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसी को रिसीवर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बी विल बी राइट आंसर। फिर हमारा कि संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। आप सोचिए, जब हम मैसेज किसी को कन्वे करते हैं तो किसी न किसी मीडियम से करते हैं, है ना? कोई न कोई एक बीच में एक कड़ी होती है। तो जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया, या आपने हो सकता है किसी को लेटर भेजा, है ना? इस तरीके की बात हो रही है। तो उसकी जो बीच की कड़ी है उसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, अभी हमने कहा कि कोई न कोई चीज़ से आप भेजेंगे, जो माध्यम क्या, उसको हम लोग बोलते हैं माध्यम। जिसके द्वारा आप भेजेंगे उसको क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और जो संदेश भेजने वाला होगा उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, संदेश पाने वाले को रिसीवर बोलते हैं, प्रतिपुष्टि को हम लोग फीडबैक बोलते हैं, ठीक है?
फिर हमारा क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है। आपको पता है कि होम मैनेजमेंट में हम लोग स्टेप्स पढ़ते हैं, तो उस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यांकन, इवोल्यूशन, नियंत्रण, कंट्रोल, आयोजन, प्लानिंग। तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो क्या है, आपका डी है, आयोजन है। आप खुद सोचिए कि जब तक आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका इवोल्यूशन कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों करने के लिए जैसे आपका संगठन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, ये सब तो आयोजन के बाद के स्टेप्स है ना। तो सबसे पहले आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास प्लानिंग होती है तभी हम उस चीज़ में उसको देखते हैं कि ये काम जो मैंने प्लान किया वो प्लान हमारे लिए सही था या गलत था, इसमें गलती क्या हुई, इसमें इस तरीके की चीज़ें हम तभी हमें पता चलेगा जब हम कोई चीज़ प्लान करेंगे। इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा हुआ आपका, आयोजन यानी कि प्लानिंग। फिर ये देखिए यहाँ पे मतलब है यहाँ पे गृह व्यवस्था के चारों सोपानों में से आयोजन का सोपान सर्वाधिक मान्यता प्राप्त एवं सर्वाधिक प्राचीन है। अच्छे आयोजन के परिणाम लाभप्रद एवं अच्छे होते हैं। आयोजन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसे संपन्न कर लिया जाता है। आप खुद सोचो, आप पहले कोई प्लान बनाते हो ना, कहीं जाना होता है तो अगर आप प्लान ही ना बनाएं तो आपको कैसे पता चलेगा वहाँ जाना आपके लिए अच्छा रहा कि बुरा रहा, या वहाँ जाकर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या बुरा एक्सपीरियंस हुआ। ये सब चीज़ें, इस वजह से आयोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार के रसोई घर में सबसे कम गति से कार्य संपन्न होता है। तो देखिए इसमें आपका एक दीवार वाला रसोई घर, दीवार वाला रसोई, यहाँ द्वीव का मतलब 2 दीवार वाला रसोई घर, ठीक है। एल आकृति का रसोई घर, एल आकृति का ऐसे होता है रसोई घर, और यू आकृति वाला आपका ऐसे होता है। और जो एक दीवार वाला होता है उसमें किचन में एक स्लैब ऐसे बनती है, और इसी पर यहाँ पर सिंक भी बन जाएगा, यहाँ गैस रखने वाला बन जाएगा, सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें पूछना है कि सबसे कम गति वाला कार्य संपन्न होता है, मतलब कौन सा किचन ऐसा है जिसमें आपको सबसे कम मूवमेंट करना पड़ता है और सारे काम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा एल आकार का रसोई घर। ये बात आपको पता ही होगी कि जो है एल आकार का जो रसोई घर होता है उसको सबसे बेस्ट किचन माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर वाले में भी जो 2013 का किया था उसमें भी किया था। तो आप देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, या फिर आपका मानव कारक और मानव क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता ही होगा, ही होना क्या चाहिए, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्योंकि ये जो तीनों हैं आपके कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां भी देखते हैं, और शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं भी देखते हैं। मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो आपका जो शरीर है वो एक सही पोस्चर में हो। आप काम करते समय आपके बॉडी का कोई भी पार्ट इस तरीके से ना हो कि उसमें मतलब कोई खिंचाव है या तनाव है, या आपका बॉडी में कोई भी दर्द हो या कोई दिक्कत हो काम करते समय। और मानव कारक में मानव क्षमता, जो भी काम आप करें उसमें वो काम आपकी क्षमता के अनुसार हो, जो कैपेसिटी, जिस तरह के कार्य करने की आपकी कैपेसिटी हो वैसा ही काम आप करें, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर है हमारा भारी घरेलू कार्य करने हेतु 1 मिनट में कितनी कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है या होगी। आप समझ रहे हैं, भारी कार्य, ठीक है। तो भारी कार्य जो होता है आपका उसकी बात कर रहे हैं। इसमें 1 मिनट में कितनी कैलोरी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें 1 मिनट में 2 से 3 कैलोरी, या 1 मिनट में 5.5 से 10 कैलोरी, या 1 मिनट में 3.5 से 4.5 कैलोरी, या फिर आपका 1 मिनट में 5 से 10.5 कैलोरी, ठीक है। इसमें 1 मिनट में आपको 2 से 3 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है अगर आप कोई भारी काम कर रहे हैं तो। समझ आई बात। तो हमारा ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण का मतलब वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें देखिए कम वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है ये आपको बताना है। कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, या कार्य के अनुसार उपकरणों को उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, डी आंसर आपका सबसे बेस्ट है। क्यों, ये क्या कह रहा है, कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, घर में जो होम अप्लायंसेज रखे हुए हैं उनका आप यूज़ कर लो। मसाला पीसने के लिए आपको, हाँ, अगर आप सिलबट्टे पे पीस रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और टाइम भी बहुत लगेगा, तो आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कार्य के अनुसार जैसा कार्य हो वैसे उपकरणों का उपयोग कर लीजिए और फिर अपने कार्य को क्या करिए, सरल बना लीजिए, ठीक है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्क सिंप्लीफिकेशन यही कहता है कि काम को आप अपने हिसाब से कैसे कर लीजिए। आप घर में जो उपकरण हैं, जो मशीन है, उनका उपयोग करके आप काम को सरल बना लीजिए, ठीक है। ये बात तो आप घर में देखते ही होंगे कि आजकल जितनी भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन है उसमें देखिए कपड़े आप डाल दीजिए,
आप कपड़े लगा दिए आपने, आप अपना कोई और काम कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में आपने चावल दाल उबलने को रख दिया है, आप अपना कोई और काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। वही आप खुद से रिलेट करिए चीज़ों को। जब आप रिलेट करेंगे तभी आप जी पाएँगे। मैंने अभी कहा ना कि हम लोग होम साइंस को पढ़ भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, होम साइंस ही नहीं, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या जो भी आप जिस सब्जेक्ट से भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़्यादा उसको जीना सीखिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जीने लगते हैं ना, तो वो चीज़ फिर आपके अंदर उतर जाती है। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। फिर है कि गृह प्रबंध की परिभाषा है। गृह प्रबंध आपका क्या है? होम मैनेजमेंट। तो घर की देखभाल करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, कार्यों को समाप्त करना, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्योंकि जो होम मैनेजमेंट होता है उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, उन्हीं रिसोर्स का आप यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करना। समझ गए आप? तो वही बात लिखा है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। बात वही हुई, या तो जो आपके पास जो भी संसाधन है उसका आप यूज़ करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, उसको हम लोग गृह प्रबंध कहते हैं। फिर हमारा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजमल पी देवदास जो हैं, इन्होंने होम साइंस को एक बांध के रूप में माना है। राजमल पी देवदास ने, ये एक छोटी सी डिफिनेशन है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। सॉरी। फिर गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, देखिए गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्य मतलब जो आपके फैमिली के गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ये राजमल पी देवदास ने ये बात लिखी है। ठीक है। फिर है ट्राइसेम का उद्देश्य है बेरोजगार व्यक्तियों, ट्राइसेम का उद्देश्य क्या है कि किस स्थिति में सुधार लाना? बेरोजगार व्यक्तियों की स्थिति में सुधार लाना, आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाना, या झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए सुधार लाना, या ग्रामीण युवकों के लिए सुधार लाना। तो आपको पता है ट्राइसेम एक योजना थी जो कब आई थी? 1979 में आई थी। ठीक है। और ये आई थी, पहली चीज़ तो 1979 में आई थी, और दूसरी चीज़ है ये किसके लिए आई थी? 15 से लेकर के जो 35 साल के आपके क्या थे? यूथ थे। यूथ मतलब आप समझ रहे होंगे ना, इतने लोगों के लिए आई थी ये। 35 साल से हाँ, 15 से 35 साल के जो लोग थे उनके लिए ये योजना आई थी। और किसके लिए आई थी? ग्रामीण युवकों के लिए। समझ गए आप? उनके लिए ये योजना आई थी। डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ यहाँ भी लिखी, देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा है कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अर्थात स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के निमित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें क्या हो रहा था? 15 से 35 साल के जो लोग थे उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी इस प्रोग्राम के तहत जिससे वो क्या कर सकें, अपना खुद का मतलब खुद से कुछ ना कुछ काम कर सकें। समझ गए आप? देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था ये, तो उस ट्रेनिंग में उनको सिखाया जा रहा था कि आप खुद से कैसे अपने लिए कुछ मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1979 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ग के गरीब ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना जिससे वो अपना व्यवसाय चलाकर जीविकोपार्जन कर सके। यहाँ पर 18 लिखा है लेकिन मैक्सिमम जगह आपको 15 वर्ष से ही मिलेगा, आप चाहो तो कहीं देख सकते हैं। ठीक है। फिर है भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 18 वर्ष। ठीक है। और लड़कों के लिए क्या है? 21 वर्ष। ठीक है, ये बॉयज़ की और ये आपकी गर्ल्स की। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन, संतुलन यानी कि बैलेंस, अनुरूपता हार्मनी, और दबाव मतलब कि एम्फेसिस। तो आपको पता है संबंधों का नियम जो होता है उसको किसको कहते हैं? अनुपात को। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। ये आपका इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मौद्रिक आय कहते हैं, या फिर आपका मौद्रिक आय मतलब मनी इनकम, वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम, मानसिक आय यानी कि साइकिक इनकम, और कुल आय मतलब टोटल इनकम। तो ये जो आपको देखिए लिख रखा है, क्या है ये? चीज़ों को पकड़िए, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह मतलब जो वस्तुएं हैं, है ना, जो वस्तुएं हैं, जो सेवा आपको मिल रही है उसका प्रवाह। तो जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उसको हमें कैसे प्राप्त होती है? वो हम जब हम पैसे देते हैं तभी हमें कोई सेवा मिलती है। आपको डॉक्टर से कोई सेवा चाहिए, आपको पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, है ना। कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो आपको पैसा दे करके तब उसको खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह की जो इनकम होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक आय। क्या बोलते हैं? वास्तविक आय। इसका डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए वास्तविक आय, देखिए कि सेवाओं से प्राप्त वास्तविक आय किससे होती है? वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है, जो कि मौद्रिक आय को व्यय करने से प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर को, अगर आपको डॉक्टर से सेवा चाहिए, डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आपको पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको घर में दाल चावल राशन चाहिए तो आपको पैसे दे करके खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से मौद्रिक आय मतलब जो आपके पास पैसा आया है उस पैसे को व्यय करने से ये प्राप्त होती है। समझ गए? अर्थात वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। ठीक है,
फिर है आपका पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, ये भी आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेन और पेंसिल, पिन और धागा, पिन और सुई या सुई और धागा। तो जो आपका पाथवे चार्ट है वो पिन और धागा से रिलेटेड है, ठीक है। किससे है, पिन और धागा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पाथवे चार्ट क्या है, ये जो पाथवे चार्ट का सिस्टम है, मतलब पाथवे चार्ट आपका किसका भाग है, पेन और पेंसिल तकनीक का एक भाग है, ठीक है। पेन और पेंसिल तकनीक जो होती है आपकी वो 4 तरह की होती है और उनमें से एक पाथवे चार्ट आपका भाग है, ठीक है। देखिए इस विधि में कमरे का एक नक्शा माप से बना लिया जाता है। पिन और धागे की सहायता से एक ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता कार्य करता है पिन लगा दी जाती है और फिर उसके चारों ओर धागा लपेटते जाते हैं। कार्य के अंत में पूरे धागे को मापकर दूरी ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब एक रूम है, उसमें एक मतलब तख्ते पे नक्शा बना दिया जाता है और एक ड्राइंग बोर्ड लगा करके उस पे जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो जिस तरीके से घूम घूम के काम करता है तो उस तरीके से धागे को लपेटते जाते हैं। फिर जब वो व्यक्ति अपना काम खत्म कर लेता है तो उस धागे की मतलब धागे को फिर मापते हैं। उससे फिर ये करते हैं कि ये व्यक्ति कितनी डिस्टेंस में चला और कितनी देर में उसने अपना ये काम खत्म किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पेन और पेंसिल क्या है, गृहिणी स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर सके, ठीक है, क्या कर सके, अपना विश्लेषण कर सके तथा उसमें सुधार लाकर कार्य सरलीकरण करे। इसी उद्देश्य से इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। 4 अध्ययन विधियां इस तकनीक के अंतर्गत आती हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। समझ गए आप, ये चारों चार्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया प्रोसेस चार्ट, जैसे अभी दिया, तो ये कौन से विधि से जो है क्या कहते हैं, विधि से रिलेटेड है, इस तरीके से, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ। देखिए वह प्राप्त अंक जो अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है वह क्या कहलाता है, सेंट्रल वैल्यू, मीन माध्यम और फिर आपका मुख्य विचार या फिर मूड, ठीक है। ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन है, बेसिक है बिल्कुल, जो आपको पता है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है, जो कई बार बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक डिफिनेशन दी गई समझिए मोड की, वो आपको पहचानना है। फिर है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में या कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि डी आंसर होगा करेक्ट। कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में हमें क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि अगर बीच में कोई गलती हो रही तो आप उसको तुरंत वहीं पे सुधार लीजिए, पूरा कार्यक्रम आपका जो है खराब ना होने पाए। नेक्स्ट है पोस्टर है। पोस्टर क्या है, श्रव्य सहायक है, प्रदर्शन सहायक है, दृश्य सहायक है, उपरोक्त सभी। तो पोस्टर क्या है आपको पता है, एक विजुअल एड है, ठीक है, देखने वाली सामग्री है। अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जाए वह है सामाजिक शोध, अवलोकन करना, व्यक्तिगत विवरण अध्ययन या अनुसंधान कार्य। तो आपको पता ही है, देखिए क्या कह रहा है, अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो लेकिन उसका अध्ययन कैसा किया गया हो, विस्तार पूर्वक, बहुत ही डीप, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया गया हो, साइंटिफिकली किया गया हो, ठीक है। वो आपका कौन सा हो जाए, अनुसंधान कार्य हो जाएगा। आपका रिसर्च ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है मछली को, कॉपर और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, फास्फोरस एवं कैल्शियम, कैल्शियम एवं कॉपर, ठीक है। तो इसमें जो मछली होती है आपकी, उसमें कॉपर और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कॉपर और मैग्नीशियम क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि ये जो कॉपर और कैल्शियम वो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दिया भी है कि तापर कौवा क्या कहते हैं, सबसे अधिक मछलियों में पाया जाता है, इसलिए मछली को मस्तिष्क का भोजन कहते हैं। और जो मैग्नीशियम और फास्फोरस है, दही और अंडे का जो पीला भाग होता है जिसको आप योक बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। और फास्फोरस और कैल्शियम अंडे के सफ़ेद भाग में, कैल्शियम पीले भाग में फास्फोरस, ठीक है। मतलब कि अंडे के सफ़ेद भाग में कैल्शियम और पीले भाग में फास्फोरस, और कैल्शियम और तांबा फूल गोभी, ब्रोकली, अंडा, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में पाया जाता है। फिर है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है कहाँ से उसका सिक्रीशन होता है, कहाँ से वो सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज के अल्फा कोशिकाओं से, पेनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से, यकृत से, गाल ब्लैडर से। आपको पता है कि पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, आइसलेट्स ऑफ हैंगर जो होती हैं, लैंगरहैंस ऑफ वही, हाँ, आइसलेट्स ऑफ हैंगर, तो वहाँ से स्राव होता है इसका, इस वजह से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स होती हैं वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ढूंढिए, देखिए, पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। वो आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो फिर एक होता है ना, लगता है कि या तो आप करना ज़रूरी नहीं समझते या तो आपको मतलब कोई अंदर से एक्साइटमेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कोशिश किया करिए कि थोड़ा आंसर किया करिए, ठीक है। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, तो कौन सी है, कब्ज है, पोलियो है, स्प्रू है, कर्क रोग है।
यहाँ पर चर्म रोग होना चाहिए, कर्क रोग, जो भी है चलिए। तो कौन सा है? कब्ज है। कब्ज जो होता है कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वृद्धावस्था में अधिक ये हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, एज ज़्यादा हो जाती है तो ये व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और जो एंजाइम्स और मतलब भोजन पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं, जूस हैं, सब थोड़ा सा कम मात्रा में निकलने लग जाते हैं, तो इस वजह से भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। ठीक है। फिर है विटामिन ई का दूसरा नाम है कैरोटीन है, रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, साइनोकोबैल्मिन है। तो आपको पता है विटामिन ई का जो दूसरा नाम है, यानी कि इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। और आपका जो रेटिनॉल है इसको विटामिन ए कहते हैं, साइनोकोबैल्मिन आपको जो है विटामिन B12 कहते हैं, और जो कैरोटीन है आपका वो क्या है? विटामिन ए का प्रीकर्सर है। नेक्स्ट है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, ये बात आपको पता है, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? एक सेकेंड, हाँ, कि अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनाजों में। तो आपको पता है कि अंडे में बढ़िया प्रोटीन पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसी में अमाइनो एसिड भी पाया जाता है। ठीक है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? आपको पता है विटामिन ए और कैरोटीन वगैरह पाया जाता है। और आपकी जो क्या कहते हैं अनाज होते हैं उसमें आपको पता ही है प्रोटीन, कार्बोज, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन 10 से 12% आराम से जो है अनाजों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। फिर हमारा कि गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है, तो ये आपको पता ही है कि लाइसिन। ये क्वेश्चन भी हमने दोबारा से किया था। गेहूं में जो अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है वो है आपका मेथियोनिन। ठीक है। फिर है हमारा कि किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म और घेंघा संबंधित है। मतलब कि कौन सा इसमें ऐसा आपका मिनरल है जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर और क्रिटिनिज्म और घेंघा रोग होता है? जिंक है, तांबा है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है, ये बड़े लोगों में होता है, और जो क्रिटिनिज्म है और छोटे बच्चों की मृत्यु है वो आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं की बात हो रही है तो तुरंत आपको ऐसे कर लेना है। तो आयोडीन है, फ्लोरीन है, पोटेशियम है, आयरन है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है वो क्या दिया है? पोटेशियम दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ देखिए कम आवश्यक है। ठीक है। एक सेकंड, हाँ, मतलब आवश्यक नहीं है, वैसे तो आवश्यक है ही है, लेकिन अब देखिए कोई ना तो कोई ऑप्शन हमें चूज करना ही है। थोड़ा बहुत कम, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है, इस वजह से कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक नहीं है। ठीक है। वैसे तो पोटेशियम बहुत आवश्यक है, ये आपकी हार्ट बीट को जो है रेगुलेट करता है, एक मतलब हार्ट बीट रेगुलेटर जाना जाता है इसको, पोटेशियम को। लेकिन यहाँ पर अब आंसर यही दिया गया है कि ये आवश्यक कम मात्रा में है। इसका रीजन भी यहाँ दिया गया है। देखिए जो आयोडीन है उसको देखिए पता, घेंघा, क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और फ्लोरीन से क्या होता है? ये आपके दांत और हड्डियों में होता है, और ज़्यादातर फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? आपकी दांत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ के वाटर में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उससे दांत और वही वाटर का अगर आप जो है सेवन कर रहे हैं, उसी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके दांत खराब होने लग जाते हैं, और दांतों में आपके फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। दांत पे ऐसे धब्बे टाइप पड़ जाते हैं और हड्डियाँ वगैरह भी थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो पोटेशियम की बात देखिए यहाँ पर हो रही है। इस खनिज तत्व की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उदासीनता थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है। और आयरन आपको पता ही है कि आयरन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। फिर है धात्री अवस्था में दुग्ध श्रावण के लिए हार्मोन है। कहने का मतलब जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं, मतलब बच्चों को फीड कराने वाली माताएं, उनके लिए उनका जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? थायरॉक्सिन है, पेप्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, या रेनिन है? तो जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये मिल्क सिक्रीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए आप? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए थायराइड, जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आपका थायरॉक्सिन, ये वाला जो पहला वाला है थायरॉक्सिन। इसके बाद दूसरा है जो पेप्सिन एंजाइम है आपका, वो जठर रस में उपस्थित एंजाइम होता है जो प्रोटीन पर क्रिया करता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है ये आप बताएंगे? स्टमक से निकलता है या आपके क्या बोलते हैं पैनक्रियास से निकलता है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। फिर नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात देखिए, ये महिला प्रजनन में, देखिए महिला प्रजनन में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी के टाइम भी रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों मिलकर के बच्चे की डिलीवरी के रूप में सहायक होते हैं। और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो ये माता के मिल्क सिक्रीशन के लिए भी जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत जिम्मेदार होता है महिला प्रजनन में। ठीक है। यह प्रसव काल के दौरान गर्भाशय, ग्रीवा और योनि के फैलाव और स्तनाग्र की उत्तेजना के बाद प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। प्रसव और स्तनपान सहज होता है, यह स्तनपायी संबंधी हार्मोन है। और जो देखिए रेनिन क्या है? रेनिन एक एंजाइम है जो कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया कर उसे दही में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं?
तो जिसमें अधिक प्रोटीन हो, अधिक कार्बोज हो, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात आपको पता ही होगी कि जिस भी फूड प्रोडक्ट में मिनरल्स और विटामिन होते हैं उनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। जब हम लोग फूड वो वाला पढ़ते हैं, फूड ग्रुप्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, विटामिन और मिनरल्स की बात होती है तो उसमें उसको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बोलते ही बोलते हैं। बहुत ही अच्छा और एकदम यूजफुल क्वेश्चन है आपका ये, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि पित्त रस का निर्माण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लीवर में, लीवर मतलब आपकी यकृत में या पित्ताशय में या मूत्रपिंड में या जठर में। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आपके लीवर में, यकृत में आपके, ठीक। देखिए, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन उसका जो स्टोर होता है, मतलब स्टोरेज होता है, वो होता है आपका गाल ब्लैडर। मतलब कि जो लीवर है आपका, वो क्या बोलते हैं, ये बाइल जूस बनाता है, इसको इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस बनाता है और इसको कहाँ भेज देता है? आपके गाल ब्लैडर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पित्त रस यकृत में बनता है, इसमें 92% पानी, पित्त लवण और पित्त वर्धक होता है, ठीक है। इसमें बाइल पिगमेंट भी होता है तथा सोडियम कार्बोनेट होता है। पाचन में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है जो आपका बाइल जूस होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? पूफा का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। कल मैंने आपको बताया भी था और एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया था उसमें। तो देखिए, आपको पता है कि जो फैट होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, कि आपका क्या बोलते हैं, एसएफए यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, और मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा का मैं नहीं बताऊंगी, पूफा का आप बताएंगे। तो वही पूछ रहा है कि इसमें पूफा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक है या एराकिडोनिक है? तो जो आपका ऑलिक अम्ल होता है, एक सेकेंड, जो आपका ऑलिक अम्ल होता है ये आपका पूफा नहीं होता है, बल्कि ये मूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके ऑक्सीडेशन से हमें प्राप्त होती है? वसा के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के? तो आपको पता ही है कि जो वसा होती है इससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती, कितनी? 9.45 कैलोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य में क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। यह एक बैक्टीरिया का समूह आपके क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेकरी खाद्य पदार्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये देखिए, आपको ये जो अधिक अम्लीय मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं प्लस डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें ये वाले जो है टॉक्सिसिटी की जो है ज़्यादा संभावना होती है कि जो आपका खाद्य पदार्थ है वो बहुत अम्लीय हो गया हो और डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो उसमें इसका डर होता है। यहाँ बोटुलिनम से आप थोड़ा सा डिब्बा देखिए, डिब्बा में भी बा आ रहा है और ये बोटुलिनम भी है, तो आप बोटुलिनम को आप डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर आराम से मतलब निकाल सकते हैं। ये एक मेरा ऐसे ही दिमाग का मतलब तिकड़मबाजी है, कह सकते हो आप। बाकी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप रिलेट करने से चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। फिर है, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? कहने का मतलब ये है कि कौन से विटामिन की आवश्यकता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम लोग अधिक मात्रा में कार्बोज लेने लग जाते हैं? तो थायमिन है आपका, विटामिन सी है, विटामिन डी है या विटामिन ई है? तो जब अधिक मात्रा में आप कार्बोज लेने लग जाते हैं तो थायमिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि जो थायमिन होता है वो कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है, एक कोएंजाइम का काम करता है, विटामिन B1 आपकी, ठीक है। इस वजह से कह रहे हैं कि जब कार्बोज ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो थायमिन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। यहाँ की ये भी आपने आरडीए में पता ही होगा, आप पढ़ा होगा आपने कि जो आपका थायमिन का इंटेक होता है, मतलब थायमिन कितनी मात्रा में हमें लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं। जितनी कैलोरी आप लेते हैं उसी के आधार पर थायमिन का भी जो अमाउंट होता है वो लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ऐश प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। जो ऐश प्रतिशत है खाद्य नमूनों में क्या कहलाता है? लवण एवं विटामिन, विटामिन, लवण, प्रोटीन और कार्बोज। तो आपका जो ऐश होता है वो क्या करते हैं, उसको लवण, वो उसको क्या कहलाता है प्रतिशत में? खाद्य नमूनों में वो लवण कहलाता है, ठीक है। फिर है कि किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? विटामिन सी है, विटामिन ए है, बी विटामिन है या लौ है? लौ मतलब आपका आयरन, ठीक है। तो जो किण्वन होता है, किण्वन के टाइम जो आपके बी विटामिन होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ये भी आपको पता होगा, रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। तो जो आपका लाइपेज होता है वो वसा के पाचन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अमाइलेज आपका जो है स्टार्च पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब, और पेप्सिन आपका प्रोटीन पे काम करता है, और जो रेनिन है आपका वो दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन होता है उस पे काम करता है, ठीक। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है या उसे दर्द हो रहा होता है? तो जब बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है, उसका जो सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है उसका, वो स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के अंदर श्वसन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और क्या कहते हैं, जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो उसकी जो मतलब ब्रीथ करने की, सांस लेने की दर होती है तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, 50-55 इतनी होती है। फिर धीरे धीरे 30-35, फिर धीरे धीरे करके जो है हो जाती है नॉर्मल 20-25, फिर जब एकदम वो वयस्क हो जाता है, हमारे आपकी तरह हो जाता है, तो हम लोगों की तो आपको पता है 16 से 18 बार, है ना, या 16 से 20 बार इस तरीके की नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाती है। फिर है स्टार्च है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, मोम है। बहुत आसान क्वेश्चन आपको पता है। स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च के साथ साथ आपका सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है ना, ये सभी चीज़ें आपकी आएंगी। और फिर है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, WBC की बात हो रही है, किसकी? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो शरीर को ऑक्सीजन देती हैं, या शरीर को जीवाणुओं से बचाती हैं, या ऊर्जा देती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जो WBC का काम क्या होता है, आपके बॉडी को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बचाना। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। और अब हम लोग मिलेंगे फिर से दूसरी वीडियो में, इस तरीके के क्वेश्चन करते रहेंगे। मुझे भी कराने में बहुत मज़ा आ रहा है, डेली आप लोगों से मिलना होता है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। और शेयर वेयर कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लोगों को भी मदद मिल जाएगी। क्योंकि होता है ना कि क्वेश्चन की वैरायटी नहीं मिल पाती, और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं, लेकिन एक जो लैंग्वेज है, पूछने का जो तरीका है, वो मतलब हर एग्जाम में अलग अलग हो जाता, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से अपना खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जहाँ तक भी आपको लग रहा है कि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। बाकी मैंने तो आपको पहले ही बोल रखा है, लाइक शेयर जैसा करने का कोई मेरा वो नहीं है ना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लाइक शेयर करके बढ़ाएं और ऐसा कुछ करें। मुझे कोई ग्रोथ होती नहीं चाहिए। और बस ठीक है, आप लोग देखते रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा करके, और पढ़ा करके क्या हम लोग साथ में सीख रहे हैं, है ना। आप लोग भी आंसर देते हैं, मैं भी देती हूँ, और मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी आपसे पूछती हूँ, आप भी मुझसे पूछते हैं। तो बस बढ़िया, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आप लोग मेहनत करते रहिए, बस मेहनत करेंगे तो बस देखिए, जो मेहनत करेगा ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो आप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बस यही बात खत्म करते हैं, और अब हम लोग फिर से कल मिलेंगे। कल कब मिलेंगे? दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को क्या, गुड नाइट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो गुड नाइट इस तरीके से लिखेंगे। और ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।